तो नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद सिंह और स्वागत है आपका हिंदी की इस बेहतरीन सी अगली क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं आखिर वाक्य क्या होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट्स के बारे में जो हमें वाक्य पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी होता है। जैसे कि वाक्य निर्माण के चरण पढ़ लेंगे हम, और यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको बताते हुए चलूँगा ताकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर एकदम से होते चले जाएं हमें। ठीक है भाई, ये अच्छा काम करेगा, ये नहीं काम करेगा, ये लो काम करेगा इसमें। चलो, सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो हमारा वर्ण होते हैं जो वर्ण होते हैं, जब बहुत सारे वर्ण, जब वर्णों का कुछ जब सार्थक मेल होता है, सार्थक मेल का बेसिकली मतलब होता है कि वर्णों को इस तरीके से मिलाया गया है कि उनसे एक सही शब्द निकल रहा है या सार्थक शब्द का अर्थ मिल रहा है। जैसे मैं कहूं कि मैंने एक का मिलाया, एक माँ मिलाया और एक ला मिलाया। अपने आप में ये तीनों क्या हैं? वर्ण हैं, तीनों ही वर्ण हैं। और जब हमने तीनों को मिला दिया एक साथ, तो ये हमारा क्या बन जाता भाई? ये हमारा शब्द बन जाता है। क्या बन जाता भाई? ये हमारा शब्द बन जाता है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या हुआ कि वर्णों से शब्द का निर्माण हो जाता है। अब इसके बाद भाई, अब कोई भी शब्द है, जैसे हमने कहा कमल है, जैसे हमने इसको दोनों को मिला दिया हमने, और तो हमारा क्या बन गया भाई? कमल बन गया। ठीक। अब इसी तरीके से हमने कुछ और सार्थक शब्दों को लिया। जैसे हमने क्या लिया भाई? मैंने यह एक शब्द ले लिया, मैंने है ले लिया, ठीक है, मैंने यहां पर सफेद भी ले लिया, ठीक है। अब मैंने ये कुछ एक दो तीन तीन सार्थक शब्द ले लिए हमने, ठीक है, सार्थक शब्द ले लिए। अब मैं इन सार्थक शब्दों को अगर मिलाऊंगा, लेकिन ये ध्यान रखना है, अगर आप ऐसा ही उठा करके अगर रख दोगे तो फिर वो सेंटेंस नहीं बनेगा, क्योंकि वर्ण से शब्द बनते हैं, और जब शब्द मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है भाई? तो हमारा वाक्य बन जाता है। लेकिन वाक्य बनेगा कैसे? ऐसा नहीं कि हमने ये कमल, यह है सफेद, ये हमारा वाक्य हो गया। नहीं, वाक्य कब होगा? जब हम इन शब्दों को भी सार्थक तरीके से मिला देंगे। सार्थक का अर्थ क्या होता है भाई? पहले ये शब्द हमें बहुत बार पढ़ने को मिलेगा, तो इस शब्द का हमें अर्थ समझना बहुत आवश्यक है। इसमें क्या होता है भाई? इसमें एक तो है सा उपसर्ग है और अर्थ है। क्या है भाई? अर्थ या अर्थक हो जाता है। सा का मतलब होता है साथ में, सा का मतलब होता है भाई कि साथ में हो जाता है, और साथ में अर्थ। तो जिस चीज के साथ में सार्थक लगा होगा, इसका मतलब उसका अर्थ। बात क्लियर है? तो वर्ण जब मिलेंगे व्यवस्थित तरीके से, सार्थक तरीके से, तो एक शब्द का निर्माण होगा। और जब कई सारे शब्दों का सार्थक मेल हो जाएगा तो किसका निर्माण हो जाता है भाई? तो फिर हमारे वाक्य सिंह जी का निर्माण हो जाता है भाई। किसका निर्माण हो जाता है भाई? वाक्य का निर्माण हो जाता है। इतनी बात हमें समझानी थी। इसके बाद फिर आपके अगर वाक्य बहुत सारे वाक्य मिल जाते हैं तो आपका फिर एक पदबंध बन जाता है, अनुच्छेद बन जाता है, कहानी बन जाती है ना? ये उसी तरीके से फिर ये निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन हमें आज वाक्य पढ़ना है, इसलिए हमें वाक्य के विषय में ये बेसिक स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी था। बस चलिए आगे चलते हैं। आगे ये इनका कुछ स्ट्रक्चर होता है कि जैसे हमने बताया अभी आपको, हमने आपको अभी क्या बताया? जस्ट हमने बताया कि जब वर्ण मिलेंगे तो फिर क्या निर्माण होगा भाई? शब्द का निर्माण हो जाएगा। और जब बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा भाई? पद बन जाएंगे। अच्छा, पद और शब्द और पद में बेसिकली कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता है, दोनों एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन पद और शब्द में अंतर कहाँ हो जाता है कि जैसे हमने एक वाक्य लिखा, हमने राम घर जा रहा है। हमने ये वाक्य लिखा कि राम घर जा रहा है, ठीक है। अब ये सब अपने आप में क्या है भाई? तो जवाब आता है भाई, अपने आप में ये सब क्या है? शब्द हैं। शब्द हैं अपने आप में सब के सब। तो फिर पद क्या है भाई? तो मैं कह सकता हूं कि यही तो पद हैं।
भाई जिन शब्द, जब शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाए वही पद कहलाते हैं। कहीं कहीं पर आपको पद की डेफिनेशन ऐसी मिल जाती है कि जिस शब्द प्लस परसर्ग या विभक्ति चिन्ह मिल जाए आपको। अब सर ये विभक्ति चिन्ह क्या होता है भाई? तो विभक्ति चिन्ह का मतलब होता है जैसे कोई हमने लिखा, जैसे हमने लिखा राम ने, अब ये कर्ता की विभक्ति है, कर्ता कारक की, और ये अपने आप में वैसे भी कर्ता है। तो कभी कभी कोई कह देता है कि ये भी पद है, तो पद तो ये भी है लेकिन पद ये भी हैं। जो भी शब्द अगर वाक्यों में प्रयोग कर दिए जाते हैं तो फिर वो हमारे पद बन जाते हैं। ठीक है, तो शब्द और पद एक जैसे ही होते हैं। हालांकि मैंने, अगर आपको इस सेंस से समझना है तो इस सेंस से भी समझ सकते हो। इसके बाद पद के बाद पद बंद बनता है। ठीक है, पदबंध इससे थोड़ा बड़ा हो सकता है ना, मतलब कि थोड़ा थोड़ा अर्थ अपना कंप्लीट करने की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है हमें। अभी राम ने पूरा अर्थ प्रकट नहीं कर रहा है। जैसे हम केवल राम लिख दें तो इसका कोई अर्थ है ही नहीं, मतलब कि राम का अर्थ है लेकिन सेंटेंस में इसका कुछ अर्थ नहीं है। हमने राम नहीं लिख दिए तो वाक्य अधूरा है, पूरा है ही नहीं, है ना। लेकिन अब जब मैं जैसे लिख दूं राम गया, मैंने लिखा राम गया, तो अब ये अपने आप में है तो पूरा कि राम गया, लेकिन फिर भी कहीं कुछ अधूरा है कि वो, मतलब एक क्यूरियोसिटी मन में जागी रहेगी कि राम गया तो आखिर कहाँ गया, ये क्यूरियोसिटी जागृत रहेगी आखिरी तक। तो पदबंध के बाद फिर उपवाक्य बनते हैं। उपवाक्य जैसे ये लिखा हुआ है ना, ये हमारा एक प्रकार का उपवाक्य ही है। जैसे राम गया, जैसे राम ने कहा, ये सब क्या है भाई? ये सब उपवाक्य होते हैं। तो उपवाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उपवाक्य से फिर हमारा वाक्य बन जाता है। ठीक है, बेसिकली हमें जो स्ट्रक्चर पर बात करनी है, यहाँ पर तो बहुत लेंथी दे दिया गया है। हमें ये ध्यान रखना है कि वर्णों की व्यवस्थित समूह से एक शब्द का निर्माण होता है, शब्दों के सार्थक समूह से एक वाक्य का निर्माण होता है, फिर उन वाक्यों से मिलकर के एक अनुच्छेद तैयार हो जाता है, कोई बड़ी कहानी तैयार हो जाती है, कोई लेसन तैयार हो जाता है। वो सब चीज़ें बाद में मैटर करती हैं। चलिए अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अब हमें समझना है वाक्य के विषय में। ठीक है भाई, किसके विषय में समझना है हमें? हमें समझना है अब वाक्य के विषय में। वाक्य के विषय में क्या समझना है भाई? वाक्य हमने क्या समझा कि वर्णों का व्यवस्थित समूह, समझना इस बात को, वर्णों का व्यवस्थित समूह जिसका कुछ अर्थ हो। व्यवस्थित समूह से भी हालांकि वही अर्थ निकलता है कि जिसका कुछ अर्थ है ना। या मैं इस परिभाषा को ऐसे भी कह सकता हूं कि सार्थक शब्दों, है ना, ये भी ध्यान रखना, ये विशेष बात है कि शब्द भी ऐसा नहीं कि कमल का आपने मलक लिख दिया, लमक लिख दिया, है ना, कि पानी में लमक खिलता है। तो ये शब्द भी तो सार्थक होने चाहिए जो हमारा सेंस को पूरा करें। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई पानी में कमल खिलता है, सारे के सारे शब्द भी सार्थक हैं और हमारा एक पूरी पूरी इंफॉर्मेशन भी हमारे पास आ रही है, हमें पता भी चल रहा है कि भाई हाँ सेंटेंस का मतलब क्या है। अब मैं बोल दूं नीपा में लमक लखिता है, नीपा में लमक खिलता है, क्या समझ में आएगा? क्यूरियोसिटी जागी रहेगी। तो फिर सेंटेंस का मतलब ही नहीं होता, वाक्य का फिर अर्थ ही नहीं हुआ, तो उसको हम वाक्य भी नहीं कहते हैं। ठीक है, तो भाई वर्णों, इस सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जो पूर्ण आशय स्पष्ट करे वाक्य कहलाता है। आशय का मतलब भाई जो भी उसका मतलब है, आशय का मतलब हो जाता है, अर्थ हो जाता है। मैं इसकी परिभाषा और भी लिख सकता हूँ, ऐसा नहीं कि इसको हम यहीं, इस परिभाषा को यहीं पर हम सीमित रखें या यहीं छोड़ दें। मैं और भी परिभाषाएं लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर शब्दों का सार्थक मेल। अब देखो, सार्थक शब्दों का सार्थक मेल वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? वाक्य कहलाता है। बात समझ में आ रही है? सार्थक शब्द हो, फिर सार्थक शब्दों को अच्छे से मिला दिया जाए, व्यवस्थित कर दिया जाए, वो हमारा वाक्य बन जाता है। तो एक परिभाषा ये भी हो जाएगी। और भी हमने बताया था आपको कि अगर हमारे दिमाग में अच्छे से नॉलेज है, उस सब्जेक्ट में, उस चैप्टर में जो हम पढ़ाने वाले हैं, अगर उसमें हमारी पकड़ अच्छी है तो हमें परिभाषाएं याद नहीं करनी पड़ती हैं,
हम परिभाषाएं बनाते चले जाते हैं और मैं परिभाषाएं कभी याद नहीं करता हूँ। परिभाषा केवल मैं पढ़ता हूँ कि उसका मतलब क्या है। मैंने सर्वनाम की परिभाषाएं आपको 2 या 3-4 शायद आपको लिखवाई होंगी। मैं उससे चाहता तो मैं 10-12 क्या 20-50 भी बना सकता हूँ। थोड़ा थोड़ा अंतर करते हुए चले जाऊंगा और बहुत सारी परिभाषा मैं क्रिएट कर सकता हूँ। तो परिभाषाएं क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उसमें पकड़ है आपकी तो परिभाषाएं बना सकते हैं। ठीक है भाई। कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें जो ज़रूरी होती हैं वाक्य में होनी, है ना। वाक्य में देखो अर्थपूर्णता होनी चाहिए, वाक्य अर्थपूर्ण होना चाहिए। अगर वाक्य में अर्थ नहीं है तो फिर उस वाक्य का मतलब नहीं हो जाता, फिर वो वाक्य वाक्य नहीं कहलाता है। पूर्णता होनी चाहिए भाई, व्यवस्थित तरीके से सब चीज़ों को रखा गया होना चाहिए। पदों का पारस्परिक संबंध होना चाहिए। मैंने बताया ना कि ऐसा नहीं लिख सकते आप कि आपने ऐसा लिख दिया कि आपने लिया और इस तरीके से लिख दिया कि कमल यह है सफेद, ऐसा नहीं लिख सकते आप। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है ना। कैसे लिखेंगे हम? यह सफेद कमल है और लास्ट में फुल स्टॉप को फिल कर देंगे। तो इस तरीके से वाक्य बनते हैं। तो पदों का पारस्परिक संबंध भी होना चाहिए कि जैसे कर्ता के बाद क्या आता है, कर्म आता है, फिर क्रिया आती है। जैसे इंग्लिश में हम पढ़ते हैं ना कि भाई सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद फिर मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है ना। और व्याकरणिक व्यवस्था भी होनी चाहिए भाई। अब ये व्याकरणिक व्यवस्था क्या है भाई? वही जो हमने आपको बताई कि कर्ता के बाद क्या आता है, हिंदी में ये ध्यान रखना है। जैसे राम ने आम खाया, तो इसमें खाया क्रिया सबसे बाद में आई, कर्म पहले आ जाता है। इंग्लिश में इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, सॉरी। उसमें क्या हो जाता है भाई? राम ने, इंग्लिश में क्या बन जाता है? राम एट आ मैंगो। तो इसमें क्रिया पहले आ जाती है और कर्म बाद में आता है। बात क्लियर है? तो यही हमारा ग्रामेटिकल तरीके से जब हम चीज़ों को सही करते हैं ना, तो वही होता है हमारा व्याकरणिक व्यवस्था सही होनी चाहिए। वक्ता के आशय की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। वक्ता मतलब बोलने वाला क्या कह रहा है, उस सेंटेंस का मतलब क्या है, वो भी हमें समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि वक्ता ने कुछ भी कहा और उसने तो कहा, उसने अपनी अभिव्यक्ति को या उसने अपनी बात को तो प्रकट किया, लेकिन हमें समझ में कितना आया वो चीज़ हमें पकड़नी है। हमें समझ में भी तो आना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि वो हमने कुछ भी बोल दी। जैसे हम कुछ भी बोलें सार्थक एक वाक्य, क्या सर ये क्या बड़बड़ा रहे हैं? समझ में आना चाहिए ना उस चीज को कि हम बोल क्या रहे हैं। सेंटेंस मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, तभी वो वाक्य कहलाता है। तो ये कुछ उसकी टर्म्स हैं जो कंप्लीट करेंगे तभी वो वाक्य कहला सकता है कि भाई उसकी वो वाक्य में अर्थपूर्ण होना चाहिए, है ना। उनके पदों का पारस्परिक संबंध होना चाहिए, व्याकरणिक व्यवस्था उसकी सही होनी चाहिए, और वक्ता क्या कहना चाह रहा है वो भी हमारा क्लियर होना चाहिए। बेसिकली हमें 2-3 चीज़ें चाहिए होती। पूर्णता में ये भी आ जाता है, अर्थपूर्ण होना चाहिए, और व्याकरणिक व्यवस्था उसकी सही होनी चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए। 2 चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, बाकी तो उसमें वैसे ही लिखी हुई हैं। ठीक है। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है ये, राम विद्यालय जाता है। ठीक। अगर मैं इसको व्याकरणिक व्यवस्थित तरीके से देखूंगा तो व्याकरणिक व्यवस्था इसकी एकदम बेहतरीन है, शानदार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूरा पूरा सेंस मिल रहा है हमें कि राम विद्यालय जाता है। अगर मैं इसी को अगर मर्ज कर दूं, उल्टा सीधे लिख दूं कि राम है जाता विद्यालय, तो फिर वो सेंटेंस नहीं, अर्थ हमें भले ही समझ में आ जाए उसका, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से सेंटेंस गलत है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई जैसे अन्य प्रदेश का कोई व्यक्ति होता है, तो वो क्या करता है कि वो जो मतलब उसको हिंदी नहीं आती अच्छे से, लेकिन फिर भी वो हिंदी बोलने का प्रयास करता है। तो वो बोलता तो सही है भाई, जो बोल रहा है वो हमें समझ में तो आ जाता है, लेकिन उसको आती नहीं, तो वो बस थोड़ा कहीं जेंडर चेंज कर देता है, कहीं वचन को चेंज कर देता है, तो थोड़ी सी चीज़ें उलट पलट हो जाती हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे कि अभी हम देखो, एक हमारे मराठी भाई को हम बुलाते हैं, अर्जुन इधर आइए सर, इधर आइए। बोलिए सर। ये हमारे अर्जुन भाई हैं, अर्जुन सर हैं, हमारे साथ में हैं। ये महाराष्ट्र से हैं। अब इन्हें क्लियर हिंदी नहीं आती है। अच्छा, हम सर एक चीज़ समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे जो सेंटेंस होता है वो एकदम अर्थपूर्ण होना चाहिए, वाक्य होता है। तो जैसे एक आपको सेंटेंस बोलना है जो आपको अच्छे से बोलना नहीं आता है, कोई भी एक सेंटेंस, जिससे बच्चों को ये क्लियर हो सके कि मतलब
आप वाकई में जो सेंटेंस होता है व्याकरण की दृष्टि से, ग्रामर की दृष्टि से, वो किस तरीके से शुद्ध होता है। तो क्या आप कोई सेंटेंस बोलेंगे मराठी का? हाँ मराठी में बोल, नहीं आप मराठी हिंदी में बोलिए, आप कौन सा बोलने का है सर? कुछ भी, आप इतना पढ़ दीजिए, आप ये पढ़िए, एक सेकंड, आप ये पढ़ने का प्रयास करिए। केवल शब्दों का ज्ञान अर्थपूर्ण संवाद के लिए अपर्याप्त है। भाषा की सार्थकता शब्दों के व्यवस्थित और संरचनात्मक जुड़ाव वाक्य से ही संभव है। अब देखो समझ में आया, इन्होंने क्या पढ़ा वो चीज सब कुछ ठीक है सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब सर ने पढ़ा जो सही पढ़ा और हमें समझ में भी आया, लेकिन फर्क कहाँ रह गया? फर्क ये रह गया कि उन्हें हिंदी में उनकी अच्छी पकड़ नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो बोला वो हमें समझ में आया। तो कहने का मतलब यही है कि व्याकरण की दृष्टि से उनका सेंटेंस एकदम गलत है ना, क्योंकि उन्होंने क्या किया भाई, है को हे बोल दिया है को हे बोल दिया है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से तो गलत है, लेकिन समझ में तो आ गया हमारे। तो क्या वो सेंटेंस है? तो केवल सुनने में सेंटेंस है, लिखने में गलत है। बात क्लियर है? हालांकि मैं थोड़ा ज़्यादा ही पकड़ बकर करता हूँ, एडजस्ट करना है। बस मेरा समझाने का प्रयास ये रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से, कितना अच्छे से समझा सकूं कि तुम लोगों को मतलब जीवन में दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। इस मोटिव से पढ़ाता हूँ मैं। पता नहीं सही पढ़ाता हूँ कि गलत पढ़ाता हूँ, वो तो नहीं कह सकता। चलो ज़रा अब देखना, हमें उद्देश्य और विधेय के विषय में समझना है कि भाई उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। चलिए बात करते हैं उद्देश्य और विधेय की। तो देखना है पहले कि ये उद्देश्य होता है जिसको हम कर्ता भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं भाई? कर्ता भी कह देते हैं, सब्जेक्ट भी कहते हैं अंग्रेजी में इसको हम, ठीक है। अब जैसे हमने इसमें लिखा ये राम विद्यालय जाता है, तो इसमें अगर हम सब्जेक्ट की बात करेंगे तो उद्देश्य इसमें क्या है भाई? उद्देश्य है इसमें राम। और बाकी का जो बचा, बचा क्या इसमें? इसमें बचा विद्यालय जाता है, यही तो बचा भाई, विद्यालय जाता है। अब देखो, अब ये बताओ जरा, उद्देश्य का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि हमेशा उद्देश्य का मतलब कर्ता ही नहीं होता है। कर्ता का मतलब तो होता है काम करने वाला। कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट तो दिया गया होता, उद्देश्य दिया गया होता, लेकिन वो कार्यरत नहीं होता है, काम करने वाला नहीं होता है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो इसमें, इसीलिए इसको कर्ता नाम नहीं दिया गया है, इसको उद्देश्य कहा गया है कि मेन उद्देश्य में कौन है, मेन फ्रंट पर कौन बैठा हुआ है। तो मेन फ्रंट पर राम बैठा हुआ है, राम विद्यालय जाता है। कोई दूसरा सेंटेंस हम ले सकते हैं, तो इसमें बस सब्जेक्ट को पहचानना है कि जो कार्यरत है, जो मुख्य है, वो कौन है। बस उसको आप हटा दो, उद्देश्य में रख दो, बाकी का जो भी बचा वो विधेय बचा। बात क्लियर हो रही है? अब इसमें क्या होता है भाई, उद्देश्य में उद्देश्य का विस्तारक भी होता है। जब मैं कहूं तो कर्ता होता है, कर्ता का विस्तारक भी होता है ना। इसके बाद विधेय में कर्म होता है, कर्म का विस्तारक भी होता है। क्रिया होती, क्रिया का विस्तारक भी होता है। अब ये दिमाग में कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा होगा कि सर ये कर्ता कर्म क्रिया तो सुनी, लेकिन ये विस्तारक क्या है? तो एक सेंटेंस के जरिए हम इसको समझाने का आपको प्रयास करते हैं। जैसे हमने लिखा श्याम का भाई राम, श्याम का भाई राम, ठीक है भाई। श्याम का भाई राम प्रतिदिन एक मीठा आम खाता है, मीठा आम खाता है, ठीक है भाई। विजिबल है, दिख रहा है, ठीक है। अब देखो जरा, श्याम का भाई राम, इसमें मुख्य उद्देश्य कौन है, मुख्य सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट पहचानो जरा, क्या है भाई मुख्य सब्जेक्ट क्या है इसमें? तो हमें दिख रहा है कि मुख्य सब्जेक्ट इसमें क्या है भाई? मुख्य सब्जेक्ट इसमें राम है कि नहीं? अब ये मुख्य सब्जेक्ट तो राम है, तो फिर ये श्याम का भाई क्या है? यही कर्ता का विस्तारक है। क्या है भाई? यही कर्ता का विस्तारक है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कर्ता का विस्तारक। क्या है भाई? ये
विस्तारक। विस्तारक का मतलब होता है कि विस्तार से बताना किसी के विषय में। और ये शब्द क्या है भाई अपने आप में, ये शब्द अपने आप में कर्ता है कि नहीं। अब लिखा है प्रतिदिन, इसके बाद इसमें हमें पहले ढूंढना है कर्म कहां पर है, तो कर्म तो ये रहा भाई हमारा। अब ये तो हमारा क्या है भाई, ये तो हमारा कर्म है, ऑब्जेक्ट है, ठीक। इसके बाद ये एक और मीठा क्या है, ये आम के बारे में विस्तार से बता रहे हैं कि आम कैसा है, मीठा है, और कितने हैं, तो एक है। तो ये अपने आप में क्या हो गया भाई, ये कर्म के विस्तारक हो गए, कर्म के विस्तारक हो गए। पॉइंट क्लियर है। अब ये लिखा हुआ है खाता है, तो हमें ये तो पता है कि भाई ये क्रिया है कि नहीं, लेकिन खाता है। अब यहां पर एक शब्द लिखा है प्रतिदिन। हमने जब अव्यय पढ़ते हैं, जब क्रिया विशेषण पढ़ते हैं, तो उसमें आता है कि भाई जो कालवाचक क्रिया विशेषण होता है, जो क्रिया की विशेषता बताता है, तो यहां पर खाने का काम प्रतिदिन हो रहा है, इसका मतलब जो क्रिया है ना वो प्रतिदिन हो रही है। तो यहां पर ये क्या हो जाता है भाई, ये क्रिया का विस्तारक हो जाता है भाई। क्या हो जाता है भाई, ये क्रिया का विस्तारक हो जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं हम। वाक्य की आवश्यक विशेषताएं क्या होती हैं। वाक्य की आवश्यक विशेषताएं हमने उनके विषय में चर्चा कर ली है, ठीक है, कि भाई उसमें क्या क्या होना चाहिए। देखो सार्थकता तो हमने पढ़ ली कि भाई सार्थकता मतलब अर्थपूर्ण होना चाहिए हमारा वाक्य, उसकी योग्यता होनी चाहिए वाक्य कहलाने की, है ना। जो भी उसमें आकांक्षा है, चाहना है, या आसक्ति है, या क्रमबद्धता, जो भी ये सब चीजें मिलकर के क्या करेंगी, एक वाक्य को कंप्लीट करेंगे। बात क्लियर है। चलो आकांक्षा का मतलब क्या, जैसे हमने कहा राम ने खाया। अब हमारे अंदर आकांक्षा है, हमारे अंदर जानने की इच्छा है कि राम ने खाना खाया, आगे क्या, तो आपने कहा राम ने आम खाया। अब ये वाक्य पूरा हुआ। बात समझ में आ रही है कि वाक्य पूरा क्या है। राम ने खाया, ये क्या है, ये केवल एक उपवाक्य है। क्या है भाई, केवल ये उपवाक्य कहलाने के लायक है, या उपवाक्य, या जिसको कह सकता हूं वाक्यांश। क्या कह सकता हूं भाई, जिसको हम वाक्यांश भी कह सकते हैं। तो बस ये उपवाक्य या फिर वाक्यांश कहलाने के लायक ही है, वाक्य नहीं है पूरा। वाक्यांश का मतलब होता है वाक्य का अंश, छोटा सा हिस्सा। लेकिन अब ये क्या है, ये अपने आप में अब ये पूरा का पूरा क्या बन गया भाई, वाक्य बन गया, क्योंकि अब हमारी क्यूरियोसिटी को जगह मिल गई। अभी हमें यहां नहीं पता चल रहा था कि जब मैंने लिखा राम ने खाया, क्या खाया हमें नहीं पता, मैंने यहां पर बता दिया राम ने आम खाया, तो अब हमें पता चल गया ना कि राम ने क्या खाया, आम खाया। तो क्यूरियोसिटी, हमारी जो इच्छा थी, आकांक्षा थी हमारी जानने की, वो हमारी पूरी हो गई। इसका मतलब वाक्य भी अपने आप में पूरा हो गया, वाक्य हो गया, ठीक है। योग्यता क्या होनी चाहिए, वही हमने बात बताई आपको कि सही से लिखा होना चाहिए व्याकरण की दृष्टि से। सीमा पानी पीती सही से लिखा हुआ है, अब सीमा पत्थर पीती है, व्याकरण की दृष्टि से तो ये भी सही है, व्याकरण की दृष्टि से सही सही है, लेकिन सेंस भी तो होना चाहिए भाई, सेंस भी तो होना चाहिए। ऐसा थोड़ा ना कि भाई हमने कुछ भी लिख दिया तो वो सही हो गया। सीमा पत्थर पीती, कैसे पीती है पत्थर भाई, व्याकरण की दृष्टि से तो दोनों सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन उसका अर्थ भी तो होना चाहिए, सार्थकता भी समझ में तो आनी चाहिए। तो ये सब चीजें वाक्य को एक कंप्लीट वाक्य नाम देती हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ये सब वही चीजें हैं, इसमें दर्शा दिया गया है कि भाई जैसे अगर आप किसी वाक्य को अगर ज्यादा बड़े बड़े पॉजेज लेकर के अगर आप बोलोगे तो फिर वाक्य का अर्थ खत्म हो जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है राम विद्यालय जाता है, हमने बोल दिया, आपको समझ में आ गया कि राम विद्यालय जाता है। अब मैं इसको ऐसे बोलूं, राम विद्यालय जाता है, तो समझ में नहीं आएगा। मैं कहूं राम विद्यालय जाता है, तो ये वाक्य समझ में आया, तो ये आसक्ति या सन्निधि हो जाती है, ठीक है। क्रमबद्धता मैंने वही आपको बताया कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये एक क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है, तो इसका सेंस पूरा है, वाक्य पूरा है। अब ये अलग अलग लिखे हुए हैं, उड़ रहे पक्षी में आकाश, इसकी जो क्रमबद्धता है वो गलत है, गलत तरीके से लिखा गया है, तो इसीलिए ये वाक्य नहीं, ये केवल शब्दों का समूह है। मैं इसको कह सकता हूं, अगर मुझे अगर नाम देना हो तो मैं इसको नाम दे सकता हूं शब्दों का समूह। क्या कह सकता हूं भाई, शब्दों का
समूह मैं इसको कह सकता हूं, क्योंकि कभी ऐसा पूछ ले तो आपको दिक्कत ना हो बताने में। तो मैं इसको शब्दों का समूह कह सकता हूं और इसको मैं पूरा का पूरा वाक्य कह सकता हूं। अब ये शब्दों का समूह नहीं रहा, अब ये वाक्य बन गया। तो इसमें क्या ऐड हो गया कि सार्थक शब्दों का सार्थक समूह। ठीक है भाई, चलो आगे चलें। आगे क्या लिखा है भाई, पद बनाम वाक्य। पद और वाक्य के बारे में क्या अंतर, मैंने आपको पद बताया कि भाई जो वाक्य का अंश होता है वही उपवाक्य भी हो जाता है, वही पद भी हो जाता है। ये बाकी देखो व्याकरण के नियमों से ये भी बंधा होता है, व्याकरणों के नियमों से ये भी बने होते हैं। पदों का व्यवस्थित समूह होता है, स्वतंत्र रचना होती है, बस ये वाक्य का छोटा सा अंश होता है। हमने बताया जैसे राम ने, तो ये वाक्य का अंश है, पूरा वाक्य नहीं। लेकिन राम ने आम खाया, ये पूरा वाक्य है। ठीक है, अगला लिखा हुआ है कि स्वतंत्र अर्थ देने में अक्षम होते हैं, मतलब कि सक्षम नहीं होते। जैसे राम ने, अब पूरा अर्थ नहीं हुआ, तो ये स्वतंत्र अर्थ देने में अक्षम मतलब कि सक्षम नहीं होते हैं। और ये बता देते हैं राम ने आम खाया क्योंकि वाक्य है। शब्द का वाक्य में प्रयुक्त रूप होता है भाई, शब्द का जो वाक्य में होता है वो प्रयुक्त रूप होता है कि भाई शब्द तो वाक्य में प्रयोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है भाई, यहाँ पूर्ण आशय स्पष्ट करने में सक्षम की भाषा की पूर्ण इकाई होती है भाई। ये ध्यान रखना है कि वाक्य के बारे में जब हम बताएं कुछ चीज़ें ध्यान रखना है कि जो वाक्य है ना, ये शब्द सार्थक भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई कहलाती है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई है। ये क्या है भाई, सार्थक इकाई है, ये वाक्य कहलाती है। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है राम पढ़ता है, पूरा वाक्य है, और केवल राम लिखा गया है तो पूरा वाक्य भी नहीं है, हालांकि एक शब्द है, एक पद है। ठीक है, पूरा उपवाक्य भी नहीं है। चलिए, वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है, या मैं कहता हूं कि वाक्यों को भेद अब उसके अलग अलग तरीके से बांटा जाता है। कैसे बांटा जाता है, तो दो तरीके से बांटा जाता है। एक तो होता है रचना या फिर बनावट के आधार पर, और एक होता है हमारे अर्थ के आधार पर। दोनों तरफ से हमें समझना है, एक होता है रचना या बनावट के आधार पर और एक होता है अर्थ के आधार पर। अब रचना या बनावट के विषय में हमने आपको बताया था कि जब रचना होती है तो उसका मेन स्ट्रक्चर पकड़ा जाता है कि जो रचना हुई है आखिर रचना किस प्रकार से हुई। जैसे हमने समास के विषय में इस बारे में आपको बताया था कि जब भी हम रचना समझेंगे तो हमें रचना के बारे में हमने देखना है कि बनावट कितने तरीके से हुई है उस चीज की। इसके बाद बट तो फिर कई प्रकार से जाता है। तो पहले हमें समझना है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर वाक्य को केवल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। तो पहला आता है आपका सरल वाक्य, दूसरा आता है आपका संयुक्त वाक्य, और तीसरा आता है आपका मिश्र वाक्य। सरल या साधारण, बात समझना है। सरल वाक्य में कुछ भी ज्यादा बड़ा वाक्य नहीं होगा, मतलब इससे नहीं समझना है, बड़ा वाक्य हो सकता है लेकिन सरल वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य में, संयुक्त का जैसा हमने मतलब समझते हैं कि संयुक्त का मतलब दो चीजों से मिली हुई कोई भी चीज। जैसे संयुक्त व्यंजन हमने पढ़े हैं, तो जो क्ष होता है, त्र होता है, श्र होता है, ये दो दो व्यंजनों से मिलकर के बने होते हैं, है ना। संयुक्त स्वर, तो ये भी दो दो स्वरों से मिलकर के बने होते हैं, सॉरी। उसी तरीके से ये संयुक्त वाक्य भी होते हैं, जब दो सरल या साधारण वाक्य मिल जाते हैं तो ये संयुक्त वाक्य बन जाते हैं। देखिए, संयुक्त वाक्य में और मिश्र वाक्य में थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क क्या है कि जो संयुक्त वाक्य होंगे उसके जो दोनों तरफ वाक्य होंगे या दो वाक्य जो मिल रहे होंगे वो अपने आप में संपूर्ण अर्थ रखते होंगे। लेकिन जो मिश्र वाक्य के वाक्य होंगे उसमें एक का अर्थ तो पूरा होगा लेकिन दूसरा अपना अर्थ पूरा नहीं करेगा। जैसे अभी आगे चल के एग्जाम्पल करके इसको समझेंगे। तो ध्यान रखना, एक सरल वाक्य होता है, एक संयुक्त वाक्य होता है और एक मिश्र वाक्य होता है। अर्थ के आधार पर 8 होते हैं, आगे चल के हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले हम पढ़ते हैं सरल वाक्य के बारे में। ठीक है भाई, तो हमें पढ़ना है सरल वाक्य के बारे में। इसमें देखो जरा, एक तो प्रधान क्रिया होती है, ठीक, एक क्रिया होती है और एक स्वतंत्र उपवाक्य की संरचना होती है। मतलब कि सिंपल सा मैंने कहा, जैसे राम पढ़ता है, ठीक, अपने आप में बहुत सिंपल सा सेंटेंस नजर आ रहा है हमें। अगला लिखा है राम और श्याम साथ बैठकर पढ़ रहे हैं। अब जो रटने वाले लोग होते हैं वो कैसे रटते हैं,
कि जहां पर संयोजक दिख जाए या जहां पर समुच्चय बोधक अव्यय दिख जाए, और दिख जाए, लेकिन दिख जाए, किंतु दिख जाए, परंतु दिख जाए, इसलिए दिख जाए, तो आंख बंद करो, उसको संयुक्त वाक्य लगा दो, है कि नहीं? तो ये गलत होता है। इस कक्षा के लिए खेद है हमें, हमारी स्टूडियो की लाइट जा चुकी है, ठीक है? तो बड़े अच्छे भाग हमारे, आप यहाँ पर, ओह शिट यार। चलो अच्छा, इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और इस क्लास को कल हम शुरू करेंगे। तो तब तक बने रहें, देखते रहें और इस चीज़ को समझते रहें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। चालू होगी लाइट, अब जाए ना यार, चली जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। चलो जितना हम पढ़ सकते हैं उसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है भाई? तो कभी कभी क्या होता है कि लोग देखते हैं कि और लिखा हुआ है तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखना है कुछ चीज़ों के बारे में कि जब वाक्य में, इसको मैं बोल करके बताता हूँ, कि जब वाक्य में एक ही कर्ता हो, जैसे राम है, और वो दो दो क्रियाएं कर रहा हो, जैसे कि राम खा और मोबाइल देख रहा है, मतलब कि वो खा भी रहा है और मोबाइल भी देख रहा है। देखने वाले कितने हैं? केवल एक, कौन? राम। तो ये सरल वाक्य होगा, संयुक्त नहीं कर सकते हैं आप। अगली क्या कंडीशन है कि दो व्यक्ति हों या दो कर्ता हों और वो एक ही क्रिया कर रहे हों, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ना, राम और श्याम साथ बैठकर पढ़ रहे हैं, तो भी ये सरल वाक्य ही होगा, ठीक? लेकिन अगर मैं इसको अलग अलग तरीके से लिख दूं, मैं लिख दूं कि राम बैठकर पढ़ रहा है और श्याम खेल रहा है, तो फिर ये संयुक्त वाक्य हो जाता है। या फिर इसी को अगर अलग अलग स्ट्रक्चर में लिख दिया जाए कि राम बैठकर पढ़ रहा है और श्याम भी बैठकर पढ़ रहा है, तो भी फिर हमें संयुक्त वाक्य ही मानना पड़ता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई? चलो, इसके बाद हमें समझना संयुक्त वाक्य के बारे में। इसमें योजक शब्दों का इस्तेमाल होता है, हालांकि योजक यहाँ भी हुए, लेकिन चीज़ों को किस प्रकार समझना है। जैसे संयुक्त वाक्य में प्रत्येक जो उपवाक्य होता है ना, वो अपने आप में पूरा का पूरा अर्थ रखता है भाई, पूर्ण अर्थ रखता है। स्वतंत्र वाक्य होता है, मतलब कि अर्थ कैसे पूरा करेगा, इस चीज को अभी हम बात करेंगे। देखो जरा, मिश्र वाक्य के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, इसको समझते हैं पहले। संयुक्त वाक्य को कहाँ लिखा है भाई? ये तो आगे आ गया। चलो यहां पर देखो जरा, जैसे इसमें लिखा हुआ है वर्षा रुकी, इसके बाद ये संयोजक लगा है, क्या लगा भाई? इसके बाद ये संयोजक लगा है, और इसके बाद लिखा है बच्चा खेलने लगा। अब अगर मैं इसको अलग कर दूं, इन दोनों को, संयोजक को भी अलग कर दूं, तो इसको जरा पढ़ो, बच्चा खेलने लगा, अपने आप में पूरा अर्थ है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं कि नहीं, अर्थ पूरा नहीं निकल रहा है। अब मैं इसको हटा दूं, वर्षा रुकी, इसका भी तो पूरा अर्थ है कि वर्षा रुक गई, पूरा अर्थ है, अब हमें और कुछ नहीं जानना। तो ये दोनों अपने आप में कैसे वाक्य हैं? पूरे पूरे वाक्य हैं, पूरे पूरे सेंटेंस हैं। तो इसीलिए ये क्या बन जाते भाई? ये दोनों संयुक्त वाक्य हैं, ये भी पूरा अर्थ दे रहा है, पूर्ण अर्थ के साथ है, और ये भी अपने आप में पूरा अर्थ दे रहा है, तो ये भी पूर्ण अर्थ के साथ है। तो ये संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। एक और एग्जाम्पल से हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं आपको। जैसे हमने लिखा राम, दिख रहा है, खा रहा है, किंतु, अब जरूरी नहीं कि और का ही इस्तेमाल किया जाए, किंतु श्याम पढ़ रहा है, किंतु श्याम पढ़ रहा, ठीक है भाई? अब देखो जरा, ये अगर मैं इसको यहां से देखूं, क्या देखूं भाई? अब देखो जरा, यहां पर ये संयोजक है कि नहीं है? ये संयोजक है अपने आप में, है। अब अगर मैं इस वाक्य को, इस राम खा रहा है, अब बताओ जरा, वाक्य अपने आप में पूरा है कि नहीं है भाई? तो आंसर आता है हाँ सर, पूरा वाक्य है। अब कर्म नहीं लिखा तो हमें जानने की जरूरत है भी, लेकिन अभी हम केवल इतना समझेंगे कि राम खा रहा है, इतना हमारा सेंस पूरा बन रहा है। इसके बाद ये क्या लिखा? श्याम पढ़ रहा है, ये भी पूरा वाक्य। लेकिन अब एक वाक्य मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा चुनाव आते ही
चुनाव आते ही सारे नेता जनता के पैरों में होते हैं, जनता के पैरों में होते हैं, पैरों में होते हैं। अब बताओ जरा, मैंने बताया कि चुनाव आते ही, एक वाक्य तो ये हुआ भाई, क्या हुआ, एक वाक्य तो हमारा यहां से हुआ कि चुनाव आते ही, और दूसरा क्या है भाई, सारे नेता जनता के पैरों में होते हैं। इसमें कौन सा वाक्य पूरा अर्थ दे रहा है? तो जवाब आता है भाई कि सारे नेता जनता के पैरों में होते हैं। ये अपने आप में पूरा सेंटेंस है, पूरा वाक्य है। और ये चुनाव आते ही, यहां पर क्यूरियोसिटी है कि चुनाव आते ही क्या, आगे तो बोलो। तो चुनाव आते ही सारे नेता जनता के पैरों में होते हैं। अब वाक्य पूरा है। तो इसी स्ट्रक्चर को हम किस नाम से जानते हैं भाई? मिश्र वाक्य के नाम से जानते हैं। असल में मिश्र का मतलब होता है मिला हुआ। तो एक इसमें प्रधान उपवाक्य होता है, एक इसका आश्रित, मतलब जो उसके आश्रय पर खड़ा होता है उसका आश्रित उपवाक्य होता है। तो ये हमारा कौन सा उपवाक्य है भाई? ये आश्रित उपवाक्य है, और इसका पूरा का पूरा अर्थ है, पूरा सेंटेंस है, संपूर्ण है, तो ये प्रधान उपवाक्य है। ये मिश्र वाक्य की क्वालिटी होती है। बात क्लियर है भाई? चलो आगे देख लेते हैं हम। अर्थ के आधार पर हमने बताया आपको 8 होते हैं। पहला होता है विधि या विधानवाचक, जिसको हम कथनवाचक भी कहते हैं, जिसमें सिंपल से एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि राम खाना खा रहा है, राम पानी पी रहा है, राम कुछ भी कर रहा है। एक होता है निषेधवाचक, जिसमें नकारात्मक शब्द का उपयोग होता है कि राम खाना नहीं खा रहा है, वह घर नहीं जा रहा है, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, ये निषेधवाचक हो जाता है। एक आता है प्रश्नवाचक, जिसमें क्वेश्चन किया जाता है कि राम क्या कर रहा है, क्या राम पढ़ा रहा है, क्या मैं लिख रहा हूं, तो ये क्वेश्चन किया जाता है। एक होता है संकेतवाचक कि यह क्या है, मैं पूछ रहा हूं, देखो ये क्या है, यह क्या है, ये तो प्रश्नवाचक ही हो गया। मैंने कहा कि ये मेरा फोन है, मैंने कहा कि ये मेरा फोन है ना, ये मेरा मार्कर है, ये मेरा कैमरा है, ये मेरा बोर्ड है, तो ये संकेत कर रहा हूं मैं, तो संकेतवाचक हो जाता है। एक होता है इच्छावाचक। इच्छावाचक मतलब कि मेरी कोई इच्छा है, जैसे कि मैं चाहता हूं कि मैं बहुत बड़ा भविष्य में एक बहुत बड़ा टीचर बनूं, बहुत बड़ा शिक्षक बनूं, और बहुत बड़ा राइटर और बड़ा विचारक बनूं, तो ये मेरी इच्छा है। मैं चाहता हूं कि तुम भी बहुत बड़े बनो, ये मेरी इच्छा है। ठीक है। अब एक और आता है आज्ञार्थक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। मैं तुम्हें कोई ऑर्डर दे दूं, है ना, कि ये गेट बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो, यहां से चले जाओ, है ना, ये क्या आज्ञा है। 8 प्रकार के हमारे ये अर्थ के आधार पर वाक्य हो जाते हैं। एक विधानवाचक हो जाता है, इच्छावाचक हो जाता है, जैसे ईश्वर तुम्हें सफल करे, ये इच्छा है हमारी। निषेधवाचक नेगेटिव वर्ड हो जाता है, जैसे राम आज नहीं आएगा। संदेहवाचक मतलब डाउट हो हमें कि वह आ सकता है या वह आता होगा, अब पता नहीं आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन वह आ सकता है और शायद घर से आ रहा होगा, तो ये शायद आज वर्षा हो, ये भी है कि नहीं। प्रश्न पूछना, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या बातें कर रहे हो। विस्मयादि बोधक होता है भाई, आश्चर्य शोक हर्ष प्रकट हो, और ये वाला हमें क्या मिल जाए भाई, ये वाला हमें साइन मिल जाए। विस्मय बोधक की ये पहचान होती है। ठीक है। एक और कौन सा होता है भाई? संकेतवाचक हो जाता है हमारा। संकेतवाचक मतलब यह मेरा घर है, यह मेरी क्लास है, ये मेरे बच्चे हैं, है ना। और एक और किस तरीके से क्या हो जाता भाई, यदि वर्षा होती तो फसल भी अच्छी हो जाती, ये भी संकेत है ना भाई, संकेत ही तो है कि भाई अगर वर्षा अच्छी हो जाती तो हमारी फसल भी अच्छी हो जाती है। उस सिचुएशन पर इंडिकेशन दिया जा रहा है। बात क्लियर है? इनसे हम और भी बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। ये एक एक हमारे ये कुछ वाक्य बनाने के लिए हैं, तो मैं वाक्य नहीं बनाऊंगा, ये तुम्हें हमने होमवर्क में दे रहे हैं, ये हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, ये आपको खुद से करना है भाई, ये हम नहीं बताएंगे, ये आपको HW दिया हमने। इनसे कम 5 वाक्य बनाने हैं आपको, 5 इसमें बनाने हैं, 5 इसमें बनाने हैं, 5 इसमें बनाने हैं,
5 इसमें भी बनाने हैं, 5 इसमें भी बनाने हैं और 5 इनमें भी बनाने हैं। सब में आपको 5-5 वाक्य बना करके, ठीक है, रखना है, ध्यान रखना है। चलो जरा, वाक्य परिवर्तन के कुछ वैज्ञानिक नियम होते हैं कि सरल वाक्य को जब हम संयुक्त बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, या संयुक्त से हम सरल बनाते हैं तो किस तरीके से बनाते हैं, संयुक्त से मिश्र बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, मिश्र से सरल और संयुक्त बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, सूर्योदय होने पर पक्षी चहचहाने लगे। ठीक है भाई, सूर्योदय होने पर पक्षी चहचहाने लगे। बताओ जरा, इसको हमें किस में बनाना है भाई, इसको हमें किसने बनाना है, सरल से संयुक्त बनाना है भाई। तो संयुक्त बनाएंगे तो क्या बनाएंगे भाई, सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। देखो, पक्षी चहचहाने लगे ये एक अलग वाक्य है, सूर्योदय हुआ ये एक अलग वाक्य है, और से जुड़ा हुआ है, संयुक्त वाक्य हो गया। अगला लिखा हुआ भाई, सरल से मिश्र में बनाना है, तो अच्छे लड़के मेहनती होते हैं, सरल वाक्य है। अब हमें किस में बनाना है भाई, मिश्र में बनाना है, कि जो लड़के अच्छे होते हैं वे मेहनती होते हैं। ठीक है, जो बच्चे अच्छे होते हैं, जो लड़के अच्छे होते हैं वे मेहनती होते हैं। अब देखो जरा, मैं कहूं वे मेहनती होते हैं, यहां पर तो ठीक है भाई, ये तो हमारा पूरा पूरा अर्थ है इसका हमारे पूरा अर्थ है कि वे मेहनती होते हैं। लेकिन मैं कहूं जो लड़के अच्छे होते हैं, तो आपको एक आकांक्षा रहेगी, एक जानने की इच्छा रहेगी कि जो लड़के अच्छे होते हैं का मतलब क्या है। तो ये हमारा प्रधान उपवाक्य हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, ये हमारा प्रधान उपवाक्य हो जाता है, और ये आश्रित उपवाक्य हो जाता है। प्रधान वाक्य क्यों हो जाता है, क्योंकि इसका पूरा अर्थ है इसलिए। और ये आश्रित क्यों है, क्योंकि ये पूरा अर्थ नहीं दे रहा है बिना इस वाक्य के, इस वजह से केवल हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई। अगले लिखा हुआ है, उस संयुक्त से मिश्र में बनाना है हमें। उसने झूठ बोला, एक पूरा वाक्य, इसलिए ये संयोजक से जुड़ा हुआ है और इसलिए वह दंड पाया। अब यहां पर इसलिए छिपा हुआ है, तो हमें वो अज्यूम करना है कि उसने झूठ बोला इसलिए उसे दंड मिला या उसने दंड पाया। तो दोनों संयुक्त वाक्य हो गए भाई। अब चूंकि उसने झूठ बोला इसलिए उसे दंड मिला। अब उसे दंड मिला, ये वाक्य पूरा है, तो ये प्रधान उपवाक्य है भाई। क्या है भाई, ये प्रधान उपवाक्य है। अब चूंकि उसने झूठ बोला, ये वाक्य पूरा नहीं है। चूंकि उसने झूठ बोला, तो क्यों झूठ बोला, क्योंकि उसे दंड मिला। ये मतलब क्यों झूठ बोला, उसका परिणाम क्या हुआ, तो इसलिए उसको दंड मिला भाई। बात समझ में आ रही, कॉन्सेप्ट क्लियर। बस यही हमारा सेंटेंस के बारे में था, ये हमारा पूरा हो चुका है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको जरूर से करके आना है। इसको मिस कर डाला तो लाइफ झिंगल आला। तो मिलते हैं अगली किसी क्लास में बेहतरीन तरीके से, इसी तरीके के बहुत ही शानदार, जोरदार, जबरदस्त कॉन्सेप्ट्स के साथ में। मैं तुम्हारा भाई मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक देखते रहें, बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।